नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग राष्ट्र गौरव को कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे राष्ट्र गौरव का जो पार्ट 1 है ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये राष्ट्र गौरव का पार्ट 2 है ना। इस पार्ट 2 में हम लोग जो यूनिट 3 है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये कौन सा हम लोग ये पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखा, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज इज, जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज इट इज अ सिंगल डिसिप्लिनरी, इट इज अ बाई डिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट। तो देखिए जब हम बात करेंगे ना नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज की, तो हम जब इन्वायरमेंटल स्टडीज के नेचर की बात करेंगे तो ये सिंगल डिसिप्लिनरी, क्योंकि हम किसी एक चीज की स्टडी नहीं करते ना, तो हम दो चीजों की, इसमें कैसे इन्वायरमेंट का मल्टीपल चीजों का जो एग्रीगेट फॉर्म है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जो नेचर होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज का वो क्या होगा, इट इज द कैसा होगा, इट इज स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयी अध्ययन होता है। कौन, पर्यावरण का या इन्वायरमेंट का जो नेचर है उसकी स्टडी का वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक साथ वहां पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज, इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, ट्रेड एक्सपेंशन है या फिर अर्बनाइजेशन है। तो देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, है ना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होगा। क्या होगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये किस रिपोर्ट के साथ संबंधित है, किससे एसोसिएटेड है। स्टॉकहोम रिपोर्ट से, ब्रिटलैंड रिपोर्ट से, मॉन्ट्रियल रिपोर्ट से या फिर क्योटो रिपोर्ट से। तो देखिए पहली चीज तो हमें मालूम होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू मीट द प्रेजेंट नीड्स विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर, विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, बिना फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट किए हुए आज की नीड्स को पूरा करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस रिपोर्ट से है, तो देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका किस रिपोर्ट से एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है आपके ब्रिटलैंड रिपोर्ट से। किससे एसोसिएटेड होगा, ब्रिटलैंड रिपोर्ट से। अभी जो ब्रिटलैंड रिपोर्ट थी है ना, इसे हम लोग एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, इस ब्रिटलैंड रिपोर्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। किससे, कॉमन फ्यूचर के नाम से, जो कि जो पब्लिश की गई थी है ना, सबसे पहले कहाँ ये पब्लिश की गई थी रिपोर्ट, कब, 1987 में। कब, 1987, किसके द्वारा, बाय यूनाइटेड नेशंस, किसके द्वारा भी, बाय यूनाइटेड। अगर आपसे पूछ ले कि किसने रिपोर्ट पब्लिश की थी तो भी हमें मालूम होना चाहिए, बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन, बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, किसने जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रिकमेंड किया था। यूजीसी ने किया था, एनसीईआरटी ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था या फिर यूनेस्को ने किया था। देखिए इसको रिकमेंड किया था एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, किसने इसे किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था। किसने रिकमेंड किया था, इट इज रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड, जो नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ना। जो पार्ट फर्स्ट उसमें हमने बताया नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज
और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा कौन सा होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जिनका हम एक बार इस्तेमाल करें तो नॉन एग्जॉस्ट ना उन्हें दोबारा रिन्यू किया जा सके, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप इनका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोल है, पेट्रोल है ना, ये सब कैसे हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, जो खत्म हो जाएं वो कैसे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना। तो क्या कहलाएंगे, अननवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एग्जांपल्स लिखे थे, उसमें से हम देख सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स कौन सा होगा, कोयला, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या फिर नेचुरल गैस। तो इसमें से जो इसमें से रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल कौन सी है, सोलर एनर्जी। एग्जॉस्ट नहीं होती, इसका बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे, इतनी खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, है ना, वन जो फॉरेस्ट उनकी जो हम लगातार कटाई करते चले जा रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या कंजर्वेशन। देखिए किसी चीज में लगातार कमी होना, इस तरीके से उसे क्या कहा जाता है, डिग्रेड होना, है ना। और फॉरेस्ट अगर लगातार कटते चले जाएंगे तो जो डिग्रेड होते रहेंगे तो डिग्रेशन और फॉरेस्ट मिलके क्या बनता है, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो चिपको मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, जो चिपको आंदोलन इसका संबंध किससे है, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। चौथा ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे गायब है। देखिए जो चिपको आंदोलन है, जो चिपको मूवमेंट है, वो हम सबको पता है किससे रिलेटेड है, जो उत्तराखंड में जब पेड़ों की लगातार कटाई हो रही थी, है ना, जो डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा था, उसको बचाने के लिए, है ना, वहाँ के लोगों ने जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो लोग क्या करते थे, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे, उनको घेर के खड़े हो जाते थे, तो कहलाता था कौन, चिपको मूवमेंट। स्पेशली काहे के लिए था, फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, किसके लिए, वन संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। जो ओरिजिन है इसका, इस चिपको मूवमेंट का अगर पूछ ले ओरिजिन, तो जो इसका ओरिजिन दिखता है वो दिखता है आपका 1973 में, वो भी कहाँ से, हिमालयन रीजन में, कहा, उत्तराखंड में, कहा, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the main cause of decline in ground वाटर। जो ग्राउंड वाटर का जो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर आपका कम होता जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, एक्सेसिव रेनफॉल है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है, एफॉरेस्टेशन है, या वाटर कंजर्वेशन है। तो देखिए जो लगातार जो पानी है ना, जो ग्राउंड वाटर है उसमें कमी होती चली जा रही है, तो उसका मेन रीजन क्या है, एक्सेसिव रेनफॉल। अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो बढ़ेगा वाटर लेवल, है ना। एफॉरेस्टेशन नहीं होगा ना तो वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो भी बढ़ेगा। कौन होगा, कि रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर का ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, रिवर एंड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज से, एनर्जी कंजर्वेशन से, या सॉइल कंजर्वेशन से। तो नर्मदा बचाओ अभियान है ना, तो ये किससे होगा आंदोलन, ये आंदोलन आपका होगा रिवर एंड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज से। किससे, रिवर एंड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन, उसका मेन कारण क्या, क्यों जो सॉइल इरोजन होता है, एफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इरिगेशन की वजह से, या रेन वाटर हार्वेस्ट की वजह से। तो देखिए जो लगातार जो हम ये कर रहे हैं कि वाटर जो हमारा जो सॉइल इरोजन है लगातार होता चला जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो पेड़ हैं जब वो काट दिए जाते हैं, पेड़ों की जो एक्चुअली में जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती, मिट्टी को इतनी आसानी से कटने नहीं देती, और जब पेड़ ही नहीं बचते हैं तो उनकी वजह से जब भी बारिश होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। तो मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजर्टिफिकेशन मीन्स, जो डिजर्टिफिकेशन उसका क्या मतलब है? लैंड बिकमिंग फर्टाइल, लैंड फर्टाइल होती जा रही है। लैंड बिकमिंग बैरन एंड ड्राई, लैंड लगातार बैरन एंड ड्राई होती जा रही है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया या इंक्रीज इन वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए जो आपका डिजर्टिफिकेशन है इसका मतलब होता है कि लैंड बिकमिंग बैरन एंड ड्राई, भूमि का बंजर हो जाना। बैरन लैंड मीन्स जहां पर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर सकते या बहुत ही कम होता है, जहां पे ऐसा कह सकते हैं कि जो लैंड अनप्रोडक्टिव होती है, जो अनुपजाऊ होती है, वो बैरन लैंड्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा इसमें से एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी या टाइडल एनर्जी? क्वेश्चन हमसे नॉन रिन्यूएबल पूछा है, जिसे रिन्यू न किया जा सके, इसको चाहे नॉन रिन्यूएबल कहिए, चाहे एग्जॉस्टेड कह सकते हैं, है ना, विच कैन बी एग्जॉस्ट, है ना। तो ये कौन होगा? एग्जांपल्स में हमने एग्जांपल्स लिखे थे प्रीवियस किसी क्वेश्चन में, कोल है, पेट्रोलियम है, सब कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? कोल इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक अवेयरनेस? पब्लिक अवेयरनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना? सार्वजनिक जागरूकता, लोग अगर अवेयर होंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन या अर्बनाइजेशन? तो देखिए जब लोग अवेयर होंगे, जब है ना पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी, तो क्या होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्रीज होगा। जब लोग समझदार होंगे, लोगों को मालूम होगा, लोग अवेयर होंगे, तो और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियल टिम्बर प्रोडक्शन है, मीटिंग लोकल नीड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स है या फिर माइनिंग एक्टिविटी? तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का जो पर्पस है वो क्या होगा? मीटिंग लोकल नीड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या होगा? जो सोशल फॉरेस्ट्री उसका पर्पस क्या होगा? कि मीटिंग द लोकल नीड्स, जो लोकल नीड्स उनको पूरा करना, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी बचाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फूड रिसोर्स प्रॉब्लम? जो खाने की जो समस्या है, खाद्यान्न की जो समस्या है, उसका मेन रीजन क्या है? क्यों फूड क्राइसिस आ रही, फूड प्रॉब्लम्स आ रही? फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉर एफॉरेस्टेशन, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर अर्बनाइजेशन? तो देखिए फूड प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार होती चली जा रही है। इकोनॉमिक्स में माल्थस की एक पॉपुलेशन पॉलिसी थ्योरी है। माल्थस की क्या है? पॉपुलेशन थ्योरी है। वो पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है ना? वो ये कहती है कि हर 25 साल में पॉपुलेशन डबल होती जा रही, और जो फूड ग्रेन है ना, फूड ग्रेन हमारा बढ़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उसमें। कैसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे आज एक है तो कल 2 होगा, फिर कल 3 होगा, इस सीक्वेंस में बढ़ती है। जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस से बढ़ता है कि अगर आज 1 है तो कल 2 होगा, फिर कल 4 गुना होगा, फिर नेक्स्ट डे 8 होगा, फिर 16 होगा। तो देखिए पॉपुलेशन इस रेशियो से बढ़ेगी, फूड इस रेशियो से बढ़ेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी फूड ग्रेन से, तो क्या हो जाएगी? क्राइसिस आएगी, है ना। मेन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो किस लिए हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? पहली चीज तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना, उसका संबंध किससे रिलेट है? तो वो रिलेट है आपके मिल्क प्रोडक्शन से। किससे? मिल्क प्रोडक्शन से। और इंडिया में जो इसके फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। एमएस स्वामीनाथन कौन है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इन्हें नॉर्मन बोरलॉग का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन
ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, या फिर इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फिर इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, या इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। जैसा कि हम सबको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिसमें कि इस ग्रीन रिवोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जो फर्टिलाइजर्स है उसका यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके? फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल स्टडी इज एन, इन्वायरमेंटल स्टडी कैसा है? जो इसका जो नेचर है ये कैसा है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे तरीके से कि नेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज, अब पूछा है इन्वायरमेंटल स्टडीज इज एन शब्द, है ना। तो इन्वायरमेंटल एक कैसा सब्जेक्ट है? जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसा है, कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडी का प्राइमरी एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, या अर्बनाइजेशन। तो जो इनका मेन एम होगा क्या होगा? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। कई बार कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग डिफरेंट वे से पूछा गया, तो उसको भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो स्कोप है उसमें क्या शामिल है? इकोलॉजी ओनली शामिल है, पॉल्यूशन ओनली शामिल है, या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली शामिल है, या फिर ऑल ऑफ दीज शामिल है? तो देखिए क्या होगा इसमें, जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसमें इकोलॉजी भी शामिल होती है, इसमें पॉल्यूशन भी शामिल होता है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी शामिल होता है। मींस सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अवेयरनेस इज इसेंशियल फॉर, जो पब्लिक अवेयरनेस है वो किसके लिए एसेंशियल है? लोगों को अंदर जागरूकता होना, जानकारी होना जरूरी है, क्यों? फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर रिसोर्स डेप्लीशन, फॉर डिफॉरेस्टेशन, या फिर फॉर पोल्यूशन इंक्रीज। देखिए पब्लिक जब अवेयर होगी, लोगों को मालूम होगा कि जो रिसोर्सेज हम लगातार यूज कर रहे हैं इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, इससे इन्वायरमेंट को कैसा हार्म हो रहा है, जब ये सब मालूम होगा तो वो कोशिश करेंगे अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने की, टू फुलफिल, टू मीट द करेंट नीड्स विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन, और यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो पब्लिक अवेयरनेस है ये क्यों जरूरी है? फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेचुरल रिसोर्स इज रिन्यूएबल, कौन सा नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, कोयला, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, या फिर नेचुरल गैस। तो रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो कौन सा है? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, जो हम फॉरेस्ट को एक्सेसिव कट कर रहे हैं, वन बहुत ज्यादा काट रहे हैं, तो क्या कहलाता है? कहीं पर क्वेश्चन एक्सप्लॉयटेशन जैसा पूछा जाता है, कहीं पर एक्सेसिव जैसा पूछा जाता है, तो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हिंदी में क्लियरली लिखा है वनों की कटाई, जब ज्यादा वन काटेंगे, काट देंगे तो डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन मेनली कॉजेस, अब देखो क्वेश्चन ने पूछा डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, क्या रीजन बनता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन में कहा था, कहीं पर डिस्कस किया था कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है तो तुरंत इंपैक्ट उसका क्या पड़ता है? कि सॉइल इरोजन होता है। क्या होगा? सॉइल इरोजन पहले होगा, है ना। जब सॉइल इरोजन भी होता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, और क्लाइमेट चेंज भी होगा। कब? जब हमारे लगातार वन जो फॉरेस्ट कटते चले जाएंगे तो पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। मींस यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो जाहिर सी बात है चिपको मूवमेंट किससे होगा? ये होगा आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। किससे होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर
जो मीठे जल है, जो पीने लायक जल है, उसका मेजर सोर्स कौन है? ओशियंस है, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर्स है, लेक्स ओनली है, या सीज है, समुद्र है? तो देखिए जब हम बात करेंगे मीठे जल का, है ना, पीने योग्य पानी, तो उसका जो मेन सोर्स है ओशियंस नहीं होते, कौन होता है? रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर है, नदियां और भूजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू, जब हम और यूटिलाइजेशन करेंगे ग्राउंड वाटर का, खूब सारा पानी खूब इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा? इंक्रीज इन वाटर टेबल, वाटर लेवल, इंक्रीज इन वाटर लेवल, डिक्रीज इन वाटर लेवल, या फिर इंक्रीज इन रेनफॉल या फ्लड कंट्रोल। तो जब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा? डिक्रीज इन वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ डैम्स, बांधों का कौन लाभ है? जो डैम बनाते हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो देखिए डैम बनाने से क्या बेनिफिट होगा, है ना? इरिगेशन बेनिफिट मिलेगा, सिंचाई में मदद मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, या ऑल ऑफ दिस। देखिए जब हम डैम बनाते हैं तो उससे इरिगेशन फैसिलिटी भी ली जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट होती है, और फ्लड कंट्रोल भी होता है। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू, जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट है वो कब अराइज होते हैं? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती तब होती है, एक्सेस रेनफॉल की वजह से होते हैं, लेस पॉपुलेशन की वजह से होते हैं, या सॉइल फर्टिलिटी की वजह से होती है? तो देखिए किसी भी चीज में ना कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा? कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होगा जब उस चीज की कमी होती है। जब तक कमी नहीं है, एक एडिक्वेट अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन जब शॉर्टेज होती है, जब स्कैर्सिटी होती है, तो ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा जब क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगा। बहुत से कंट्रीज के बीच में वाटर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु के वाटर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इंडिया में कई स्टेट्स हैं जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है वाटर को लेकर के, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शॉर्टेज है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल रिसोर्सेज आर जनरली, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो जनरली क्या होते हैं? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, अनलिमिटेड, या इनएग्जॉस्टिबल? तो देखिए जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, पहली बात तो है ना तो अनलिमिटेड होते हैं, ना तो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक बार, है ना। और ना तो है रिन्यूएबल होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इसलिए कहा जाता है हमें मिनरल रिसोर्सेज, वाटर या जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक इफिशिएंट या ऑप्टिमम वे में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर स्टील प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन के लिए कौन सा मिनरल इसेंशियल है? आयरन ओर, माइका, जिप्सम, या बॉक्साइट? तो देखिए जो स्टील है हम सबको पता है स्टील कहाँ से बनती है? स्टील बनती है हमारे आयरन ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स, जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब होता है? एडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सपोर्ट, फूड स्टोरेज ओनली, या फूड इंपोर्ट? तो देखिए जो फूड सिक्योरिटी है इसका मतलब क्या है? तो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो भी इंडिया में ऑलरेडी पास किया जा चुका है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा? जहां जो रहने वाली पॉपुलेशन है एटलीस्ट उसको जो मिनिमम उसकी जो फूड सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट फुलफिल करे। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल भी पास किया है। उसका मतलब होता है कि एडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी, की जो फूड है उसकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज मेनली एसोसिएटेड विद, जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी वो मेनली किससे एसोसिएटेड है? फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, फिशरी से, या माइनिंग से? तो ये किससे है? ये आपकी एसोसिएटेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है कि विच एनर्जी सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, कौन सा एनर्जी सोर्स नॉन रिन्यूएबल है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल, या फिर बायोमास? तो देखिए जो कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब कैसा? ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट है कि सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ से, मून से, सन से, या स्टार्स से? तो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें सन से मिलती है। बहुत आसान से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आसान से जो बहुत जनरल कॉमन रीजंस के, जिन्हें आप इजीली कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू, जो लैंड डिग्रेडेशन है इसका मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना, डिक्लाइन इन लैंड प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन होना, इंक्रीज इन वेजिटेशन में इंक्रीज होना, या अर्बन डेवलपमेंट होना। तो डिग्रेड का मतलब किसी चीज में क्या होता है? कमी होना, और किसमें? लैंड डिग्रेडेशन, तो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन इन लैंड प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्लाइन होना ही क्या कहलाता है? लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सॉइल एरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय, सॉइल एरोजन होता है उसका मेन रीजन कौन है? विंड एंड वाटर है, मिनरल्स हैं, अर्थवर्म्स है, या फर्टिलाइजर्स है। तो देखिए सॉइल एरोजन का जो मेन रीजन है वो कौन होगा? वो होगा आपके मिनरल्स निकालने, एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ही हम और ज्यादा क्या करते जा रहे हैं? सॉइल इरोजन करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, की डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है? सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, या फिर क्लाइमेट चेंज। कौन सा नॉट कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है? तो देखिए सॉइल इरोजन तो होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, क्या नहीं होता? इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल फॉरेस्ट्री एम्स एट, जो सोशल फॉरेस्ट्री है इसका एम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एफॉरेस्टेशन है, माइनिंग डेवलपमेंट है, या अर्बनाइजेशन। तो देखिए फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाना, पेड़ लगाना। और सोशल फॉरेस्ट्री तो क्या होगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एफॉरेस्टेशन में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से कौन सा जो ये आपका स्टेट है सबसे ज्यादा एसोसिएट रहा है ना? तो कौन रहा है? राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, या गुजरात। तो देखिए चिपको मूवमेंट, जैसा कि भी बात करी थी, चिपको मूवमेंट से कौन सा स्टेट रहा है सबसे ज्यादा एसोसिएटेड? हो रहा है आपका उत्तराखंड। कौन रहा है? उत्तराखंड। आई होप आपको अभी तक ये वीडियोस, ये कंटेंट अच्छा लगा है। अगर ये वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज मेनली थ्रू, जो आपका ग्राउंड वाटर है मेनली किसके द्वारा रिचार्ज होता है, किससे फिलफिल होता है? इवेपोरेशन से, इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर से, कंडेंसेशन से, या फिर ट्रांसपिरेशन से। जैसा कि हम सबको पता है जो ग्राउंड वाटर है जब हम लगातार इसका कंजप्शन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? ये कम होता चला जाता है। दोबारा से रिचार्ज कैसे होगा? इवेपोरेशन में तो जो तालाबों में या रिवर्स में जो पानी है ना, सनलाइट में इवेपोरेट होता रहता है, इससे रिचार्ज नहीं होता। रिचार्ज किससे होगा? होगा इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर है वो इनफिल्ट्रेट होकर जब अर्थ में अंदर जाता है उससे क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर हमारा वो रिचार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज फॉर, जो मीठे जल का जो सबसे ज्यादा उपयोग है, कंजप्शन है, जो यूज है, वो कहाँ होता है? डोमेस्टिक यूज में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, या फिर ट्रांसपोर्ट में। तो देखिए जो लार्जेस्ट यूज है किसका? फ्रेश वाटर का इंडिया में, वो कहाँ होता है? डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, या ट्रांसपोर्ट में। देखिए यहाँ पे जो सुटेबल आंसर होगा, फ्रेश वाटर का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कहाँ? एग्रीकल्चर में। काहे के लिए? इरिगेशन जब हम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्राउंड वाटर का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, फ्रेश वाटर का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया,
कौन सा जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसे हम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। किस नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, टेहरी प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, या फिर हीराकुंड प्रोजेक्ट है? तो देखिए कौन सा प्रोजेक्ट है, ये आपका है भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसको? भाखड़ा नागल उसको प्रोजेक्ट को। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जो ये भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट कब आया था? ये प्रोजेक्ट आया था 1954 में। कब? 1954 में। किसके द्वारा? उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वैसे जो ये आपका टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, जो बड़े प्रोजेक्ट इस तरीके के हैं उन्हें कहा जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे, जैसे कि यहाँ पे नाम मेंशन था, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लीड्स टू। जब हम मिनरल्स का एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करते हैं, अत्यधिक उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है? रिसोर्स डिप्लीशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो देखिए जब हम मिनरल्स का क्या कर लेंगे, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उससे क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या होगा? उससे पहली चीज तो क्या होगी? रिसोर्स डिप्लीशन होगा। जब हम किसी भी रिसोर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? रिसोर्स डिप्लेशन होगा ही होगा, है ना। साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन भी होगा और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा। इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि देखिए जब भी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो तो डिप्लेशन होगा ही होगा, है ना। और लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ज्यादातर मिनरल्स हमें लैंड में मिलते हैं तो उसका डिग्रेडेशन करेंगे। और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा या ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल? कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है किसका? मेटेलिक मिनरल का, है ना। लाइमस्टोन, आयरन ओर, या फिर जिप्सम, या फिर माइका? कौन इसमें से एग्जाम्पल है किसका? मेटेलिक मिनरल का। तो अगर हम लोग मेटेलिक मिनरल की बात करें तो मेटेलिक मिनरल में कौन कौन आएगा? आयरन और लाइमस्टोन, जिप्सम और माइका जो दिए गए हैं, इसमें से हमारे लिए जो मेटेलिक मिनरल होगा वो कौन सा होगा? वो आयरन और होगा। मेटेलिक मिनरल्स में बेसिकली कौन कौन से आते हैं? पहली चीज तो मेटेलिक मिनरल में कौन आएगा? आयरन ओर आएगा, ठीक। आयरन ओर आएगा। और कौन कौन शामिल है इसमें? आपका कॉपर शामिल है, इसमें आपका कौन शामिल है? इसमें आपका गोल्ड शामिल है, इसी में आपका कौन है? इसी में आपका सिल्वर है, इसी में आपका मैग्नीज है, इसी में आपका जिंक है, और इसी में आपका लेड भी है, ठीक है। ये यही है। अगर हम लोग नॉन मेटेलिक की बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक में कौन आएगा? कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, माइका आएगा। ये सब कैसे? ये नॉन मेटेलिक है। ये दोनों क्या है? ये नॉन मेटेलिक है, ठीक है। तो अगर कहीं नॉन मेटेलिक आए तो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड फूड प्रॉब्लम मेनली अराइजेस ड्यू टू। जो वर्ड में जो फूड प्रॉब्लम है वो मेनली क्यों अराइज होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, या ऑल ऑफ दिस की वजह से? देखिए वैसे तो अगर हम एक ही ऑप्शन होता तो हम किसके साथ जाते? केवल पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जाते, क्योंकि इसके पहले प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और जो फूड ग्रेन है, दोनों जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज होती है, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज होती है। जैसे आज अगर 1 है तो कल 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 8 होगी, इस स्पीड से बढ़ती है। जबकि जो फूड सप्लाई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा। जैसे आज 1 है तो फिर 2 होगी,
फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी फूड को, तो प्रॉब्लम अराइज होगी। तो ऑप्शन 1 सही होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन और भी दिया है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अनइक्वलिटी पाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, इनकम में और फूड में। और तीसरा ऑप्शन भी सही, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा क्या है, गरीबी। इसलिए इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे ऑप्शन सही होंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन बी और सी ना दिया गया होता तो हम किसके साथ जाते, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उससे सबसे ज्यादा किस क्रॉप को बेनिफिट हुआ। तो जो देखिए, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ना, वो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब आया, ये 1955 से 56 के टाइम पीरियड में आया था पहली बार। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर इंडिया में कौन जाने जाते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो जाने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। किसे कहते हैं हम लोग, एम.एस. स्वामीनाथन को। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो पायलट प्रोजेक्ट आया था, ये सबसे पहले कहाँ, पंजाब हरियाणा के जो रीजन्स हैं इन स्टेट्स में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। अगर हम लोग सबसे ज्यादा बात करें किस क्रॉप को, तो क्रॉप को जो बेनिफिट मिला था वो कौन था, व्हीट एंड राइस थी सबसे ज्यादा, किसको, व्हीट को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, व्हीट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू, जो बायोगैस है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, कंबशन ऑफ कोल के थ्रू, या फिर सोलर रेडिएशन के थ्रू। तो हम सबको पता है बायोगैस क्या होती है, बायोगैस कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू नहीं होती, किसके थ्रू, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। तो जो एटॉमिक एनर्जी हम वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और सोलर एनर्जी कहाँ, सोल से, ठीक है। तो जो बायोगैस है वो किससे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है आपकी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से, अवायवीय अपघटन से प्रोड्यूस होती है। जैसे लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक मैन्योर हो गया, प्लांट बायोमास हो गया, सीवेज स्लज हो गया, या फूड वेस्ट हो गया, इन सब से हम प्रोड्यूस करते हैं किसको, बायोगैस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होते हैं, देखिए क्लीन सोर्स वो होते हैं जो कोई अपने पीछे कोई वेस्टेज ना छोड़े, वेस्ट इन द सेंस कोई पोल्यूशन ना करे, है ना। और ये ज्यादा जो सोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे कैसे, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। कौन होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, जिनको पर्यावरण इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, है ना। तो कौन सा इसमें सोर्स है, कोल से भी होता है, डीजल से भी होता है इन्वायरमेंट को नुकसान, कौन है, सोलर एनर्जी। ये आपका सही ऑप्शन है किसके लिए, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजर्टिफिकेशन रेफर्स टू, जो मरुस्थलीकरण है, डिजर्टिफिकेशन क्या है, डिजर्टिफिकेशन का मतलब है ऐसा एरिया जहां पर जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ भूमि है, उसमें इतना पेस्टिसाइड यूज करें, इतना केमिकल यूज कर दें, इतना एक्सट्रैक्शन कर डालें कि वो बर्न लैंड में चेंज हो जाए, मतलब उपजाऊ से अनउपजाऊ लैंड में बदल जाए, तो डिजर्टिफिकेशन कहलाता है। क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां हम प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, वो लैंड हमारे लिए उपजाऊ या यूजफुल नहीं होती। तो अगर डिजर्टिफिकेशन आपसे पूछे तो मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी नहीं होता। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट लाइक लैंड, ये क्या होता है आपका, ये मतलब होता है आपके इसका डिजर्टिफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर एक्सीलरेट्स सॉइल एरोजन, कौन से फैक्टर एक्सीलरेट करते हैं सॉइल इरोजन को, है ना, मतलब किन फैक्टर्स की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो सबसे ज्यादा होती है ना। एफॉरेस्टेशन की वजह से, देखिए अगर आप वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो सॉइल इरोजन है रुकेगा, ठीक है। टेरेस फार्मिंग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। डिफॉरेस्टेशन एंड शेल्टर बेल्ट, तो देखिए जो सॉइल इरोजन होता है इसके होने का मेन रीजन ही क्या है, मेन रीजन इसका डिफॉरेस्टेशन। जो इतने ज्यादा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कंटोर फार्मिंग इज यूज टू कंट्रोल, ये आप जो आपकी समोच्च कृषि है कंटोर फार्मिंग है ना, ये किसे कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती है? एयर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, या वाटर पोल्यूशन, या फिर नॉइस पोल्यूशन। देखिए जो कंट्रोल फार्मिंग है ये बेसिकली प्राइमरी यूज की जाती है किसको कंट्रोल करने के लिए? बेसिक यूज करी जाती है सॉइल इरोजन एंड वाटर रन ऑफ। सॉइल इरोजन एंड वाटर रन ऑफ कंट्रोल करने के लिए की जाती है, मीन सॉइल इरोजन ना हो और पानी का इस्तेमाल कम से कम हो। तो ना तो एयर पोल्यूशन को, ना तो वाटर पोल्यूशन को, ना तो ध्वनि, इसके लिए सॉइल इरोजन को कम करने के लिए करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सबको पता है हमको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। हम आज की जरूरतें पूरी कर लें बिना किसी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए हुए, तो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसका क्या मतलब होता है? अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, वैरायटी ऑफ मिनरल्स है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है, वैरायटी ऑफ सॉइल्स है। जैसा कि हम सबको पता है ना, कि क्या होगी बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एरिया में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटीज हैं उनको ही कहा जाता है क्या? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन मेजरमेंट है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा ये तीन मेजरमेंट है जिनके बेसिस में बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, या फिर नेचुरल गैसेस, है ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं? तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होंगे? कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, फॉरेस्ट होगा। देखिए ये तो नॉन रिन्यूएबल है, ये भी नॉन रिन्यूएबल है, ये भी नॉन रिन्यूएबल है। बचा कौन सा? फॉरेस्ट। लिखा व्हेन मैनेज सस्टेनेबली, अगर वो सस्टेनेबली मैनेज किए जा रहे हो। अब देखिए वहां पे वर्ड लगा दिया ना सस्टेनेबली मैनेज। सस्टेनेबली का मतलब ही है कि फ्यूचर को बिना नुकसान पहुंचाए आज की जरूरतों को पूरा किया जाए, तो ही क्या कहलाएंगे वो ऐसा बनेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The major cause of water scarcity in urban areas. अर्बन एरिया शहरों में जल संकट का मेन कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर यूज, एक्सेस रेनफॉल, फॉरेस्ट ग्रोथ, या फिर लेस इंडस्ट्रीज। तो देखिए अर्बन एरियाज में देखिए फॉरेस्ट ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो एक्सेस रेनफॉल होती है और ना तो लेस इंडस्ट्रीज है। क्या होगा रीजन? ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर यूज। शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने और वाटर का यूज बहुत ज्यादा करने की वजह से अर्बन एरियाज में स्कैर्सिटी हो रही। आजकल हम लोग देखते बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे पानी का संकट आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। निम्न में से कौन सा वाटर कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, माइनिंग है, या ओवर इरिगेशन है। तो कंजर्वेशन की बात करी जाएगी तो किससे करेंगे हम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल है, जो बारिश का जो पानी होता है उसको हम कंजर्व करके कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये कंटेंट, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इन्वायरमेंटल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे इनके द्वारा कौन सा आंदोलन आगे बढ़ाया गया, है ना? साइलेंट वैली मूवमेंट,
चिपको मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट या फिर जंगल बचाओ मूवमेंट? तो हम सबको पता है जो चिपको मूवमेंट था उससे एसोसिएटेड थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि कहां से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, जो किसके लिए? पेड़ों को बचाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो मीठे जल का भंडार है जो हम लोग यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है ना? रिवर्स है, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स है या ग्राउंड वाटर है? देखिए अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में आंसर आया था, है ना, प्रीवियस किसी क्वेश्चन में आया था ये। अब वहां पे हम लोगों ने बाकी ऑप्शंस लगाए थे, रिवर्स लेक से ग्राउंड वाटर्स की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स भी दिया है। तो अगर आपसे सबसे ग्रेटेस्ट रिजर्वायर पूछे तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो हमारे ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल? अभी हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में बात करी थी मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, है ना? तो कौन कौन उसमें से नॉन मेटेलिक मिनरल है? कौन सा होगा? कॉपर, आयरन, माइका, बॉक्साइट। तो देखिए वहां हम लोगों ने आयरन की बात करी थी, कॉपर की बात करी थी, मैग्नीज की बात करी थी, ये सब सिल्वर की बात करी थी, गोल्ड की बात करी थी, ये सब मेटेलिक मिनरल्स थे। नॉन मेटेलिक में कौन है? नॉन मेटेल में आपका है माइका। माइका किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपके नॉन मेटेलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली कॉज्ड बाय? जो ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो जैसा कि हम सबको पता है जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन है ना, ओजोन लेयर, ये बेसिकली काम क्या करती है? ये जो अल्ट्रावायलेट सनरेज आती है उनको पृथ्वी पर आने से बचाती है। और ये जो लेयर बनी हुई हमारे एनवायरमेंट में ये लगातार हार्म डैमेज होती चली जा रही बिकॉज ऑफ हम इतना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं इनका इतना उत्सर्जन करते हैं, इमिशन इतना करते हैं कि ये ओजोन लेयर को हम पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच एनर्जी सोर्स हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन इंडिया? भारत में किस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संभावना है? सबसे ज्यादा कौन सा स्रोत की संभावना है? सोलर एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस? तो देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो ये तीनों रिसोर्स हैं ये कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। अब ये नॉन रिन्यूएबल हैं तो इनका अगर हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, है ना? इसलिए सबसे ज्यादा अगर संभावना की बात करी जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोलर एनर्जी, क्योंकि ये कैसा? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन एग्जॉस्टेबल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, जबकि ये कैसा होता है? ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन रिजल्ट्स इन? जब हम ज्यादा सिंचाई करते हैं इसके कारण जो भूमि क्षरण होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम बहुत ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो लैंड जो है डिग्रेड हो जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा? सैलिनिटी बढ़ेगी, अफॉरेस्टेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी या ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा? तो देखिए बहुत ज्यादा अगर हम इरिगेशन करेंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा? इस्तेमाल इरिगेशन करने के लिए ही ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना? बायोडाइवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, ना तो एफॉरेस्टेशन से। क्या होगा? अगर हम एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे तो लैंड में बहुत ज्यादा क्या होगी? सैलिनिटी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग? जो फॉरेस्ट है वो क्या रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं? क्लाइमेट, रेनफॉल, कार्बन साइकिल? तो देखिए जो फॉरेस्ट हैं ये हमारे क्लाइमेट रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, रेनफॉल का रीजन भी यही होते हैं, और कार्बन को भी एब्जॉर्व करते हैं, है ना? तो ये तीनों ऑप्शन सही मींस सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फसाइज्ड इन? जो कॉन्सेप्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो कहाँ, किस पे, कब इस पे बल दिया गया था? ब्रुटलैंड रिपोर्ट पे, क्योटो प्रोटोकॉल पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, रामसर? तो देखिए पहले भी किसी क्वेश्चन में आया है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो कहाँ? ब्रुटलैंड रिपोर्ट में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? कोल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देखिए ये तीनों रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। बचा कौन? कोल। कोल कैसा है? ये फॉसिल फ्यूल है। कोल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल हमारा फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, सब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल कंजर्वेशन इज अ नेसेसरी बिकॉज, जो सॉइल कंजर्वेशन है ये नेसेसरी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन बहुत धीमा है। सॉइल इज अनलिमिटेड, सॉइल अनलिमिटेड है। सॉइल इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है। ये नन ऑफ दिस। तो देखिए जो सॉइल है ना, ये हम सबको पता है। ऐसा तो नहीं सॉइल इज नॉट यूजफुल, ऐसा तो नहीं यूजफुल नहीं। हम भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो उसी पे काम करते हैं। अनलिमिटेड भी नहीं है ये, है ना। ना तो अनलिमिटेड है, ना तो ऐसा है कि वो यूजफुल नहीं है ना। क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, इसका फॉर्मेशन बहुत ही स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जो पर्यावरण शिक्षा है, लोगों को अवेयर किया जाए इन सब के बारे में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बन प्लानिंग या फिर ट्रेड एक्सपेंशन। तो देखिए एजुकेशन का पर्पस ही होता है वो, चाहे अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है तो उसका पर्पस क्या होगा? अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, टू अवेयर मोर एंड मोर पीपल, to increase the participation of the public in environmental improvement, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन देना ताकि लोग इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सके, है ना, और हम जो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, कौन सा इसमें से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है? मीन्स ऐसा रिसोर्स जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, या ऐसे कह सकते इनएग्जॉस्टिबल है। इसका मतलब कैसा? ये रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। तो कोल तो नहीं हो सकता, ना तो पेट्रोलियम होगा, ना तो नेचुरल गैस होगी। कौन बचेगा? सोलर रेडिएशन। कौन होगा? सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेसिव माइनिंग कैन लीड, जब हम एक्सेसिव माइनिंग करते हैं, एक्सेसिव जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो किसे लीड करते हैं? लैंड सब्सिडेंस को, भूमि धसना कई बार होता है, हम लोग सुनते हैं अक्सर स्टेट्स में कि बहुत ज्यादा माइनिंग की वजह से वो लैंड जो क्या होगी? सब्सिडेंस होगी, धस गई, है ना। वाटर पोल्यूशन होना एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, या आवास विनाश करना। तो देखिए एक्सेसिव माइनिंग से लैंड सब्सिडेंस भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरली हेल्प्स, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मतलब जो बारिश का पानी है उसको जो हम कंजर्व कर लेते हैं, तो किस में मदद करता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, एयर पोल्यूशन में, नॉइस पोल्यूशन में, या डिफॉरेस्टेशन में? तो देखिए ना तो पोल्यूशन तो कुछ करेगा ही नहीं। जब उसे हम स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके कहाँ ले जाएंगे? भाई स्टोर करके वापस उसे हम अर्थ में भेज देंगे, तो क्या होगा? जब उसे आप कंजर्व करोगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिसोर्स इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। पृथ्वी पर जीवन का आधार हम किस संसाधन को कहते हैं? हम कहते हैं ना कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, बेसिस है लाइफ ऑन अर्थ। किस संसाधन को कहा जाता है? किस रिसोर्स की वजह से कहा जाएगा? वाटर, कोल, आयरन या पेट्रोलियम? तो देखो अब ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये तो रिसोर्सेज हैं उसके लिए, एनर्जी के लिए। इसको हम अपने जीवन का आधार नहीं कह सकते, है ना। जीवन का आधार हमारा कौन है? वाटर। कौन है? वाटर। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने 50-60 क्वेश्चंस कवर किए ये आपको सारे समझ में आए होंगे। ये सेकेंड पार्ट है, अभी इसके हम 2 पार्ट और लेके आएंगे इस आपके राष्ट्र गौरव के। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो आई होप कि आपको जो अगला कंटेंट है वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपको फाइनली अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।